नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एनसीईआरटी स्टडी पॉइंट पे। और मेरा नाम है अर्जुन। तो आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का जो आपका 5वां अध्याय है पहले बुक का, उसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो ये चैप्टर मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। और जैसा कि आपको पता होगा, ये हमारा न्यू कोर्स चल रहा है, तो न्यू कोर्स के अकॉर्डिंग जो है मैं आपको 5वां चैप्टर कराऊंगा इस वीडियो में। इससे पहले मैंने आपको जो चैप्टर आपके थे इस बुक के, वो मैंने आपको करा दिया था। और अब हम इस चैप्टर पे आ चुके हैं। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा पॉलिटिकल साइंस है और क्लास हमारी 12th है। तो पहले मैं आपको ये बता दूं, जो ये चैप्टर है इसका नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। तो ये चैप्टर जो है, इस चैप्टर का ये नाम क्यों रखा गया है, पहले आप ये समझ लो। अगर आप ये समझ लोगे तो आपको ये चैप्टर बिल्कुल ईजी लगेगा। तो इस चैप्टर का नाम है समकालीन विश्व में सुरक्षा। यानी समकालीन शब्द का अर्थ क्या होता है। तो अगर आप समकालीन को दो शब्दों में तोड़ के देखोगे तो सम जमा कालीन होता है। यानी सम मतलब होता है समान, यानी जो बराबर हो, और कालीन मतलब होता है समय, यानी जो बराबर समय अभी चल रहा है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम वर्तमान समय भी कह सकते हैं। तो वर्तमान समय जो अभी चल रहा है, इसमें जो विश्व है, विश्व के जो भी देश आ जाते हैं, जितने भी देश आ जाते हैं, तो उनपे कोई भी खतरा हो, कोई भी सैन्य हमला हो या बाहरी खतरा हो या आंतरिक खतरा हो, तो उन खतरों का समाधान जब हम निकालेंगे तो उसी को हम कहते हैं, या फिर अगर हम उन खतरों के बारे में जानेंगे तो उन्हीं को हम कहते हैं समकालीन विश्व में सुरक्षा। ठीक है, यानी वर्तमान समय में विश्व के खतरों से उन देश का बचाव करना ही समकालीन विश्व में सुरक्षा कहलाता है। इसलिए इस चैप्टर का नाम समकालीन विश्व में सुरक्षा रखा गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो आप ये जान लो कि बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो आपका जो पहला अध्याय था, दो ध्रुवीयता का अंत, ये मैंने आपको करा दिया है। ठीक है, दूसरा जो आपका अध्याय था सत्ता के समकालीन केंद्र, ये मैंने आपको करा दिया, तीसरा करा दिया। और जो चौथा आपका था अंतरराष्ट्रीय संगठन, ये मैंने आपको करा दिया। तो अब हम आ चुके हैं 5वें अध्याय पे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको 4 अध्याय करा दिए हैं। ये सभी टॉपिक आपको दिख रहे होंगे, सभी मैंने आपको इस वीडियो में करा रखा है। आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप सबसे पहले उस वीडियो को देखें, तब आप इस चैप्टर को पढ़ें। तो इसमें आप पढ़ोगे सुरक्षा का अर्थ क्या होता है, यानी सुरक्षा जो शब्द है इसकी परिभाषा एक तरह से क्या होता है। ठीक है, सुरक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं, सुरक्षा की जो पारंपरिक अवधारणा है और जो सुरक्षा के गैर पारंपरिक, जिसे हम अपारंपरिक भी कहते हैं। तो ये दोनों अवधारणाएं जो हैं और जो खतरे के नए स्रोत हैं, और इसको सुलझाने के जो सुरक्षा जो उपाय हैं, ये आप पढ़ोगे। और जो भारत की सुरक्षा नीति या फिर जो भारत देश है, उसमें उस देश ने अपनी देश की सुरक्षा के लिए क्या क्या रणनीति तैयार कर रखा है, वो रणनीति आप इसमें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपके टॉपिक हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। और आपका कोई सवाल हो, कोई क्वेरी हो, और आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मुझे जो है फेसबुक और इंस्टाग्राम के माध्यम से पूछ सकते हो। दोनों का जो यूजर नेम है आप सभी के सामने लिखा हुआ है। और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। हमारा जो ग्रुप है उसका नाम है a.k.ncrt स्टडी पॉइंट। उसमें जो लोगो है वो इस प्रकार का है कुछ। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो अब हम आ चुके हैं अपने टॉपिक पे। तो पहले आप ये जान लो, जो सुरक्षा शब्द है इसका अर्थ क्या होता है। वैसे मैं आपको बता दूं, जो सुरक्षा शब्द है इसका आप अर्थ जो है 2 शब्दों या 3 शब्दों में दे सकते हो। सुरक्षा का अर्थ होता है खतरे से आजादी को सुरक्षा कहते हैं। यानी मान लो 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाए, ऐसे पूछ ले कि सुरक्षा से क्या आशय है या सुरक्षा का क्या अर्थ है। अगर आप ऐसे लिख दोगे खतरे से आजादी या फिर खतरे से आजाद होना ही सुरक्षा कहलाता है, तो ये भी आपका बिल्कुल सही रहेगा। लेकिन ये कहाँ तक सही होगा, ये जो है 1 नंबर के पर्सन में और 2 नंबर के पर्सन तक सीमित है, सही रहेगा। लेकिन अगर थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए, ऐसे बता दे कि सुरक्षा का अर्थ क्या है तथा सुरक्षा की अवधारणाओं का वर्णन करें, तो ये अगर 6 नंबर में आता है तो आपको बिल्कुल डीप बताना पड़ेगा कि सुरक्षा का क्या परिभाषा होता है। ठीक है, तो ये तो मैंने आपको बताया 1 और 2 नंबर में आप कैसे लिख सकते हैं। अगर ऐसे आ जाए 6 नंबर में तो आपको विस्तार से बताना पड़ेगा। तो विस्तार से आप कैसे बताओगे, तो विस्तार से आप ऐसे बताओगे कि मनुष्य का जो जीवन है उसका जो मुख्य बिंदु है, मुख्य बिंदु मतलब सेंट्रल पॉइंट, वो है वो सुरक्षा ही है। मनुष्य के जीवन में जो मनुष्य का मुख्य बिंदु है, एकदम सेंट्रल पॉइंट जो है, एकदम आप ऐसे मान सकते हो, जो मुख्य मतलब होता है एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिंदु मतलब होता है चिन्ह।
यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एक तरह से चीज है वो है सुरक्षा। ऐसे आप बता बता के लिख सकते हो। और इसमें आप ये भी लिख सकते हो कि अपने नागरिकों को सुरक्षा के विषय पर लगभग विश्व के जो जितने भी देश होते हैं, लगभग सभी देश जो है इसको एक चिंता समझते हैं और इसको इसके ऊपर एक बात करते हैं, या फिर इसको एक टॉपिक समझते हैं, मुद्दा समझते हैं। सभी देश जो हैं वो सुरक्षा को एक मुद्दा समझते हैं और सोचते हैं कि सुरक्षा मिलना चाहिए, ठीक है। और सुरक्षा का जो अर्थ है वह यह भी हो सकता है कि मानव के जीवन में जो व्याप्त खतरे हैं, ठीक है, उनको दूर करना, ताकि मनुष्य जो है शांतिपूर्ण जीवन यापन कर सके। तो ऐसे आप बिल्कुल विस्तार से लिख सकते हो। आप इसमें और भी लिख सकते हो कि मनुष्य का जीवन जो है वो खतरे से भरा रहता है, वो घर में भी सुरक्षित नहीं रहता। ऐसा आप बढ़ा बढ़ा के लिख सकते हो 6 नंबर में, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आपको अर्थ बताया, 1 नंबर और 2 नंबर में आप कैसे लिखोगे और 6 नंबर में आप कैसे लिखोगे, तो ये आपको मैंने बताया। अब आपका टॉपिक आ जाता है कि जो सुरक्षा है उसकी धारणाएं कौन कौन सी होती है, ठीक है। तो सुरक्षा की धारणाएं जो है वो 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है पारंपरिक धारणा और दूसरा है गैर पारंपरिक धारणा। तो गैर पारंपरिक धारणा को हम अपारंपरिक धारणा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 2 नामों से जाना जाता है। और जो आपका पारंपरिक धारणा है तो इसमें क्या क्या खतरे होते हैं? इसमें 2 प्रकार के खतरे होते हैं। पहला होता है बाहरी खतरा और दूसरा होता है आंतरिक खतरा। बाहरी कैसे? मान लो ये कुछ भारत का मैप है कुछ इस प्रकार का, तो ये जो बाहर से अगर कुछ खतरा होगा तो इसे हम बाहरी खतरा कहेंगे। अगर देश के अंदर ही खतरा होगा तो इसे हम आंतरिक खतरा कहेंगे, ठीक है। बाहरी खतरे में क्या हो सकता है? तो बाहरी खतरे में एक तरह से सैन्य हमला हो सकता है। मान लो किसी देश के सेना जो है वो हम पर आक्रमण कर सकते हैं। देखो आप, ये कुछ भारत का मैप है, ठीक है। तो भारत की जो सीमा रेखा है इसके बाहर से अगर कोई हम इस देश पे आक्रमण करता है सैन्य हमला के तौर पर, तो इसे हम सैन्य हमला भी कह सकते हैं। बाहरी खतरे में आ जाता है। जनसंहार, ठीक है, शक्ति संतुलन, गठबंधन, मान लो कोई ग्रुप आ जाए दूसरे देश से आक्रमण करने के लिए तो ये भी खतरा हो जाएगा, सशक्तिकरण हो जाएगा। तो ये खतरे हमारे बाहरी खतरे में आ जाएंगे, ठीक है। आंतरिक में क्या क्या होगा? तो आंतरिक यानी देश के अंदर ही हमें खतरा हो तो इसे हम कहते हैं आंतरिक खतरा। तो इसमें कानून व्यवस्था आ सकता है, अलगाववाद आ सकता है, गृह युद्ध आ सकता है, ठीक है। तो ये हमारे आंतरिक में आ सकते हैं। तो मैं आपको आगे बिल्कुल डीप बताऊंगा, अभी मैं सिर्फ आपको ये बता रहा हूँ खतरे कौन कौन से होते हैं। और ये जो गैर पारंपरिक धारणा है ये वैसे कोई खतरा होता नहीं है, लेकिन इसे खतरा एक तरह से बना रखा है, ठीक है। ये आजकल के खतरे हैं। तो ये पहला हमारा हो जाएगा मानवता की सुरक्षा, ठीक है, और विश्व की सुरक्षा। तो मानवता में क्या आ जाएगा? व्यापक व्यापक का अर्थ होता है कि भूख, महामारी और प्राकृतिक विपदा आ जाए, ठीक है, या आपदा आ जाए। तो ये कुछ इस प्रकार के खतरे होते हैं। मानवता यानी मानव का एक तरह से सुरक्षा करना, किस रूप में? भूख से सुरक्षा करना, ठीक है, प्राकृतिक आपदा से सुरक्षा करना। और विश्व सुरक्षा कहा जाता है जो नवीन एकदम नए जो चुनौतियां हैं, जैसे आतंकवाद, बीमारियां, जलवायु और जो संकट है, संकट में आप कुछ सुरक्षा जो है उससे संकट को एक तरह से मिटा भी सकते हो। तो ये हमारे विश्व की सुरक्षा आ जाएंगे, यानी विश्व लेवल पे सुरक्षा बढ़ाना, ठीक है। तो ये हमारा जो था ये था सुरक्षा की धारणा है। तो आगे हमारा टॉपिक आ जाता है बाहरी सुरक्षा। आप ये देखो जो बाहरी सुरक्षा है इसका अगर आपके पेपर में कुछ डीप आ जाए, कुछ बहुत ही विस्तार से बताने के लिए आ जाए तो आप इसको बताना पड़ेगा आपको विस्तार से। तो जो बाहरी सुरक्षा है इसके अंतर्गत जो है सैन्य खतरे को ज्यादा खतरनाक माना जाता है। अगर मान लो ये भारत देश है, यहाँ पर अगर बाहरी सुरक्षा का मतलब होता है कोई बाहर से ये देश आपको दिख रहे हैं, ये अगर आक्रमण करते हैं इसे हम कहते हैं बाहरी सुरक्षा, यानी बाहर के देशों से सुरक्षा करना। तो जो इसमें सैन्य खतरे होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं एक तरह से, ठीक है। और जो खतरे के स्रोत हैं वो कोई दूसरा मुल्क होता है इसमें, क्योंकि बाहरी में तो यही होता है कि जो बाहर के देश हैं वो खतरा एक तरह से खतरे के कारण बनते हैं, ठीक है। तो इसमें कोई मुल्क दूसरा मुल्क होता है, ठीक है। सैन्य हमले में सिर्फ सैनिकों को नहीं मारा जाता और बाकी जो और आम आदमी एक तरह से आम नागरिक होते हैं वो भी इसमें मारे जाते हैं। और जो सैन्य हमला है इससे किसी देश पर हमले द्वारा वहाँ की जो सरकार है वो हौसला तोड़ जाती है। मान लो ऐसे एक साथ अगर कोई हमला करे तो किसी देश की जो सरकार है वो एक तरह से कमजोर हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। और बाहरी सुरक्षा में जो है हमें खतरा जो है
वो हमारे पड़ोसी मुल्क से बहुत ज़्यादा होता है। मान लो भारत का जो पड़ोसी देश है वो चीन है, चीन से हमें खतरा हो सकता है, ठीक है। तो ये एक तरह से भारी सुरक्षा के अंतर्गत आता है। तो और जो भारी सुरक्षा है, तो देखो हमें जब पता चलता है कि जो पड़ोस का कौन सा देश है, मान लो भारत देश है, तो भारत ये सोचेगा कि हमारे आसपास कौन सा शक्तिशाली देश है जो आने वाले समय में खतरा बन सकता है हमारे लिए। तो जो पड़ोस का कौन सा देश है जो ज़्यादा ताकतवर है, अर्थात हमें जो है किससे ज़्यादा खतरा हो सकता है, ये भारत देश पहचान सकता है, ठीक है, अपने आस पड़ोस के देश में देखकर। किसी सरकार के पास युद्ध की स्थिति में 3 विकल्प होते हैं। मान लो भारी युद्ध हो रहा है, बाहर के जो सेना है वो भारत देश पर आक्रमण कर रहे हैं, ठीक है। जब आक्रमण कर रहे हैं तब वहाँ की जो सरकार है उनके पास टोटल 3 विकल्प होते हैं। पहला विकल्प होता है आत्मसमर्पण कर देना, यानी हार जाना, यानी सामने वालों को कह देना भाई हम हार गए हैं, आप जीत गए हो, ऐसा कह देंगे। यार दूसरा विकल्प ये भी है कि दूसरे पक्ष की बात को बिना सुने युद्ध के मान लेना, यानी जो दूसरा पक्ष है, ठीक है, उसको एक तरह से दूसरे पक्ष की बात को बिना युद्ध के मान लेना। मान लो कोई दूसरा पक्ष है, दूसरा बाहरी कोई देश है, वो हम पे आक्रमण कर रहा है, तो उसकी बात जो है हम बिना युद्ध के मान लेंगे और वो जो कह रहा है वो हम मान जाएंगे। ये दूसरा विकल्प हो जाता है। या फिर तीसरा ये भी हो जाता है कि युद्ध हो जाने पर अपनी रक्षा करना और हमलावर को पराजित करना, यानी अगर कोई बाहर से कोई एक तरह से सैन्य हमला या कोई भी जो आतंकवाद होता है, कुछ भी ऐसे खतरे होते हैं, तो उनसे लड़कर, ठीक है, जीत हासिल कर एक तरह से जीत जाना या फिर सफल हो जाना। तो कुल मिलाकर 3 जो है विकल्प हो जाते हैं किसी भी देश के सरकार के पास युद्ध की स्थिति में। तो ये हमारे 3 विकल्प हो जाते हैं। तो आगे चलते हैं। अब ये टॉपिक जो है आपका शक्ति संतुलन या आपके सपोर्ट मटेरियल का टॉपिक है, और ये इंपॉर्टेंट भी है वैसे। शक्ति संतुलन, संतुलन का मतलब होता है बैलेंस, ठीक है। तो कोई देश अपने अड़ोस पड़ोस में देखने पर पाता है कि कुछ मुल्क छोटे हैं तो कुछ बड़े हैं, ठीक है। यानी मान लो जो भारत देश है यहाँ पर, ये जब देखेगा अपने आजू बाजू कि कोई देश हमसे ज़्यादा पावरफुल है, ठीक है, स्ट्रोंग है, वो कौन कौन से हैं। अगर भारत अपने आजू बाजू देखेगा तो चीन सबसे ज़्यादा एकदम मजबूत है, ठीक है। तो भारत सोचेगा कि हम चीन से अपना बचाव करेंगे, क्योंकि आने वाले समय पे जो है चीन जो है हमारे लिए खतरा बन सकता है, ठीक है। इससे इशारा मिल जाता है कि भविष्य में किस देश से हमें खतरा हो सकता है, ठीक है, अगर अड़ोस पड़ोस में देखेगा तो। मिसाल के लिए कोई पड़ोसी देश संभव नहीं है, ठीक है, यहाँ न कहे कि वह जो हमले हैं उसे तैयारी में जुटा, या फिर मान लो कोई ये भारत देश का मैप है, अगर चीन हमला करेगा तो बताएगा थोड़ी कि हम हमला कर रहे हैं, ठीक है। आप ये एक देखो कि 1962 में चीन ने जो है वो भारत पर आक्रमण किया था पंचशील समझौता होने के बावजूद, ठीक है। तो भारत को ये पता नहीं था कि चीन जो है हम पे आक्रमण कर सकता है। उससे पहले पंचशील समझौता भी हुआ था, ठीक है, फिर भी चीन ने जो है भारत पे आक्रमण किया। तो इसी प्रकार भारत देख सकता है कि हमारे आसपास में कौन सा देश जो है बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। हमले का कोई प्रकट कारण भी नहीं जान पड़ता है। एक तरह से मान लो कोई व्यक्ति या फिर कोई देश जो है दूसरे देश पे आक्रमण कर रहा है, तो ये पता नहीं चल पाता कि वो किस लिए आक्रमण कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे शक्ति संतुलन आ जाएगा, या फिर यानी इसका मतलब ये हो जाता है कि कोई जो बाहर का देश है उसका जो शक्ति है उससे अपना संतुलन बनाए रखना, ठीक है, यानी पता करते रहना बीच बीच में कि वो हमसे कितना ताकतवर है और हम इससे कितने कम ताकतवर हैं, संतुलन बनाए रखना। इसी को कहते हैं हम शक्ति संतुलन। टॉपिक है आपका, इंपॉर्टेंट है। इसी के आगे पॉइंट है, फिर भी यह देखकर कि कोई देश बहुत ताकतवर है, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि भविष्य में वह हमलावर हो सकता है। इस वजह से हर सरकार दूसरे देश से अपने शक्ति संतुलन को लेकर संवेदनशील रहती है, यानी वो बहुत ही स्ट्रांग रहती है। सरकार सोचती है कि हमारे अड़ोस पड़ोस में जो भी देश हैं
वो क्या आने वाले समय में हमारे लिए खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, तो वो अपने आप को सुरक्षित रखते हैं। कोई सरकार दूसरे देश से शक्ति संतुलन का पलड़ा जो है अपने पक्ष में बैठाने के लिए जी तोड़ कोशिश करते हैं। यानी कोई भी सरकार है किसी देश का, वो बहुत ही प्रयास करती है। जो देश नजदीक हो, इनके साथ अनबन हो या फिर देशों के साथ अतीत लड़ाई हो, ठीक है, या फिर हो चुकी हो, उनके साथ शक्ति संतुलन को अपने पक्ष में करने पर खास तौर पर जोर दिया जाता है। ठीक है, क्या आप ये शक्ति संतुलन समझ सकते हो कि जो बाहर के देश हैं, या हमारा जो देश है भारत, और बाहर का कोई भी मान लो चीन है, तो चीन हमसे कितना ताकतवर अभी है और हम कितना उससे कमजोर हैं। तो अपना एक तरह से ध्यान रखना कि जो है वो आक्रमण ना कर दे, या फिर वो कितना पावरफुल हो चुका है, एक तरह से संतुलन बनाए रखना। ठीक है, और जो शक्ति संतुलन बनाए रखने की यह एक तरह से कवायद ज्यादातर अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ाने के लिए होती है। ठीक है, और जो लेकिन आर्थिक और जो प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी जो है उसकी ताकत भी महत्वपूर्ण करती है। ठीक है, क्योंकि सैन्य शक्ति का यही आधार है। तो ये हमारा हो जाता है सैन्य शक्ति, या फिर सैन्य संतुलन भी इसको कह सकते हैं, शक्ति संतुलन। तो अब हमारा आ जाता है टॉपिक बाहरी सुरक्षा के उपाय। यानी जो बाहर के जो देश हैं वो हम पे जरा, वो मान लो कोई आक्रमण करता है, ठीक है, आक्रमण करता है, तो वो आक्रमण ना करे, या फिर आक्रमण कर रहा है तो हम अपने आप को सुरक्षित रखें। उनके कौन कौन से उपाय हैं? तो पहला हमारा उपाय हो जाएगा सैन्य शक्ति को मजबूत करना, यानी अपने देश में सेना को मजबूत करना, ताकि कोई भी बाहर का देश जो हम पे युद्ध करेगा तो हम उससे जो है अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे। ये हमारा पहला उपाय हो जाता है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वैसे 2022 के बोर्ड एग्जाम में आ रखा है, तो आप इसको देख सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो आपका दूसरा है उपाय, वो है युद्ध के लिए तैयारी रखना। यानी हर देश अपने कोई भी मान लो देश है, वो अपने आप को इतना तैयार रखेगा कि आज अगर युद्ध हो जाए तो वो एक तरह से कंफ्यूज ना हो जाए, एक तरह से चौंक ना जाए। ठीक है, तो अपने लिए एक तरह से युद्ध की तैयारी रखना, ये दूसरा उपाय हो जाएगा। तीसरा हमारा हो जाएगा शक्ति संतुलन स्थापित करना। अनेक देशों के साथ अपना संतुलन स्थापित करना, ताकि उनके साथ बातचीत होते रहे, पता चलते रहे कि उनका और हमारा क्या रिश्ता है, या फिर वो किस प्रकार हम पे वार कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा तीसरा उपाय हो जाएगा। चौथा हो जाएगा गठबंधन की नीति को अपनाना। यानी बहुत सारे हमारे देश में मान लो सेना है, ठीक है, तो एक तरह से गठबंधन स्थापित करना, ताकि हमारा जो बाहरी सुरक्षा है, बाहरी जो खतरे हैं, उनसे अपने आप को बचाव कर पाए। ठीक है, तो हमारा उपाय हो जाएगा चौथा। ये चार उपाय आपके हैं, तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हो, लिख भी सकते हो। अब हमारा अगला टॉपिक आता है आंतरिक सुरक्षा। तो सुरक्षा का मतलब क्या होता है? खतरे से आजादी, ये मैंने आपको बताया था। आंतरिक मतलब क्या होता है? अंदर, यानी अपने देश के अंदर सुरक्षा स्थापित करना ही आंतरिक सुरक्षा कहलाता है। तो इसके अंतर्गत कौन कौन से चीज आते हैं? तो इसमें आपका आ जाता है, इसमें ऐसा माना जाता है कि हमें जो है खतरा देश की सीमा रेखा के अंदर होता है। यानी ये जो भारत देश का मैप आप देख रहे हो, आंतरिक सुरक्षा का मतलब ये होता है कि देश के अंदर ही हमें खतरा हो। देश के अंदर क्या क्या खतरे हो सकते हैं? मान लो हिंसा की घटना हो जाए, सांप्रदायिक हिंसा हो जाए, अलगाववाद हो जाए, नक्सलवाद हो जाए, जातीय हिंसा हो जाए, जाति के बीच में हिंसा एक तरह से बढ़ जाए, और राजनीतिक अस्थिरता हो जाए। ठीक है, तो ये हमारे कुछ एक खतरे बन जाते हैं। 3 और 3 ये खतरे आपके सामने मैंने लिखे हैं। तो ये खतरे हमारे देश के अंदर हो सकते हैं। और देखो, आंतरिक खतरे जो है वो अधिक हानि पहुंचाते हैं। देखो, जो बाहरी खतरा होता है वो आंतरिक खतरे से बहुत ज्यादा कम नुकसान पहुंचाता है, लेकिन जो आंतरिक, मान लो देश के अंदर अगर कुछ खतरा हो जाए तो सबसे ज्यादा नुकसान होगा देश को। अगर बाहर से कुछ खतरा हो तो कम नुकसान होगा, लेकिन देश के अंदर अगर खतरा हो तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा। एक बार ये पेपर में ये भी क्वेश्चन आया था कि आंतरिक खतरे ज्यादा खतरनाक होते हैं या फिर बाहरी खतरे बहुत ज्यादा खतरनाक होते हैं? तो हमारा आंसर आएगा आंतरिक खतरा। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आ जाता है खतरे के नए स्रोत। यानी खतरे के कुछ ऐसे साधन आजकल बन चुके हैं जो खतरे हैं नहीं, लेकिन आजकल खतरे बन चुके हैं। तो हमारे खतरे के नए स्रोत ये आप लिख सकते हो, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
आपको कहूँ तो। और ये आएगा तो आप 6 नंबर में आएगा, इसमें बहुत विस्तार से आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो खतरे के नए स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं? पहला हमारा हो जाएगा आतंकवाद। ये आजकल की खतरा एक बन चुका है, इसमें आप स्पष्ट कर सकते हो, पूरा बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हो। मैं आपको हेडिंग बता रहा हूँ सिर्फ, ये हेडिंग है, आप इस पर 2 लाइन खींचोगे और इसमें पूरा एक्सप्लेन कर दोगे पूरा, ठीक है। 6 नंबर में आएगा तो आप एक्सप्लेन करोगे, अगर 2-3 नंबर में आए तो आप ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हो, आपको नंबर मिल जाएगा। निर्धनता, ठीक है, यानी गरीबी आ जाए, ये आजकल का खतरा बन चुका है। नेक्स्ट ये आपके खतरे के नए स्रोत हो जाएंगे। महामारियां, ठीक है, जैसे मान लो कोरोना वायरस जब चला था, वो भी एक महामारी था, तो वो खतरे के नए स्रोत में आ जाता है। वैसे वो कोई खतरा नहीं था, लेकिन एक तरह से वो खतरे के नए स्रोत के रूप में आ जाता है, महामारी, ठीक है। और जो ग्लोबल वार्मिंग है, ये आजकल का आप देख सकते हो खतरा बन चुका है, कि हमारे खतरे के नए स्रोत में आ जाएगा। और प्रदूषण, प्रदूषण भी एक तरह से आप यहाँ दे सकते हो। अब जो उद्योग लग चुके हैं, ये थोड़ा सा ज्योग्राफी का टॉपिक है, तो आप ये देख सकते हो जितने भी उद्योग लगे हुए हैं, उनसे जो कूड़ा करकट या जो प्रदूषण जो निकलता है, उससे वायु में जो परिवर्तन आ जाता है या प्रदूषण फैल जाता है, तो वो भी एक तरह से बहुत ही खतरा हो जाता है। उससे जो है सांस लेने में परेशानी हो जाती है, ठीक है। ये हमारे खतरे के नए स्रोत हो जाते हैं। एक और है आपदा, ठीक है। और एक आ जाता है जनसंख्या वृद्धि। मान लो किसी देश में जनसंख्या इतनी बढ़ जाए कि वहाँ की जो टेक्नोलॉजी वो बहुत ही कम हो जाए, जगह कम पड़ जाए, ठीक है। एक तरह से जो जमीन है वो छोटी पड़ जाए, इतनी जनसंख्या हो जाए, ठीक है। तो ये हमारे आजकल के खतरे के नए स्रोत हो जाते हैं, तो आप ये ध्यान रख सकते हैं। अब हमारा आ जाता है बहुत ही इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आजकल ये बहुत पूछा जाता है, ये है भारत की जो सुरक्षा नीति है, उसमें क्या है। देखो, भारत की सुरक्षा नीति की जो 4 रणनीतियां हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यानी भारत देश ने अपने सुरक्षा के लिए क्या क्या तैयारी कर रखा है, वो आप इसमें देखोगे। तो पहला तो भारत ने सुरक्षा कर रखा है कि अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना, ठीक है। अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत करना, ये भारत ने कर लिया है। अपने जो भारत देश में जो सेना है, उसको भारत देश ने बहुत ही, एक तरह भारत की सरकार ने बहुत ही मजबूत कर रखा है, ताकि भारी खतरे से वो बच सके या आंतरिक से भी बच सके, ठीक है। दूसरा हमारा हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को मजबूत करना। जो अंतर्राष्ट्रीय एक तरह से व्यापार जो होता है, उनसे अपने आप को बचाव एक तरह से मजबूत करना, ठीक है, उनको मजबूत रखना, ये भी इन्होंने कर रखा है। अंदरूनी समस्या से निपटना, भारत देश के अंदर जो भी समस्या है, मान लो कहीं बाढ़ आ गया या कुछ ऐसा चीज हो जाए, ट्रेन पलट जाए या कुछ ऐसा काम हो जाए, तो भारत देश वहां पे नॉर्मल माहौल करेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा अंदरूनी समस्या। सामाजिक और आर्थिक विकास करना, जो भारत देश है वो अपना जो सामाजिक जो विकास है और जो आर्थिक विकास है, वो भारत देश बहुत तेजी से करेगा। ये सभी भारत देश ने अपना रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है। मैंने आपको बिल्कुल डीप और बहुत ही आसान भाषा में समझाया। आशा करता हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम अपना अगला 6ठा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, उसका नाम है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन। वो वैसे ज्योग्राफी का चैप्टर है, लेकिन इस साल आपके सिलेबस में डाल रखा है, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। और जो आपका ये चैप्टर है समकालीन विश्व में सुरक्षा, इसका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा, और क्या पता वो मैं आपको लाइव क्लास में बता दूं। और जो आपका एमसीक्यू क्वेश्चन बनता है वो भी मैं आपको अगले वीडियो में बता दूंगा। तो ये था हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है, जितना हो सके उतना शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं उनको भी फायदा हो सके। और कुछ आपको पूछना हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आप चैनल पर नए हो और आप कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि हम अपने चैनल पे कोई वीडियो डालेंगे तो उसका नोटिफिकेशन जो है, मैसेज जो है, वो सबसे पहले आपके पास आ जाएगा, ठीक है, ताकि आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देख सकते हो। मान लो मैं आपको अगला चैप्टर कराऊं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हो, तो मैं वीडियो जब डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास नहीं आएगा और आप वो चैप्टर पढ़ नहीं पाओगे, आपको थोड़ा देर लग जाएगा, बहुत ही टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।